वेलकम बैक टू द चैनल गेट मंत्रा। इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्या बोला हुआ है 21 में, द नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम एन एम एलिमेंट सेट टू एन एन एलिमेंट सेट। क्या ये हमने क्वेश्चन पहले किया हुआ है? देखो, गेट में क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं या फिर उनके सिमिलर क्वेश्चंस जरूर आते हैं। इसी वजह से हम पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं। तो यही सेम क्वेश्चन हमने अपने पीछे लास्ट क्वेश्चन में भी देखा है। क्या होता है जब हमें नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने होते हैं फ्रॉम एम एलिमेंट सेट टू एन एन एलिमेंट सेट, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? टू जहाँ पे आता है वो पहले आएगा। मतलब ए टू बी पूछा है तो हम क्या कहते हैं, बी की पावर ए, ना कि ए की पावर बी। तो इसमें पूछा है एम टू एन, तो पहले क्या आएगा, एन की पावर एम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। ये समझ में आया, ये तो याद ही कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बाइनरी रिलेशन आर, एक बाइनरी रिलेशन दे रखा है ऑन सेट ए, सेट दे रखा है, हमें बताना है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। पहले हम रिलेशन लिख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होता है? रिफ्लेक्सिव, ऑल डायगोनल्स मस्ट बी प्रेजेंट, ऑल डायगोनल्स मस्ट बी प्रेजेंट। अगर सेट सेट दिया हुआ है हमें ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, तो ये बताओ, रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमारे पास इसमें 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, 4 4 भी होना चाहिए। लेकिन इसमें 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 प्रेजेंट नहीं है। तो हम लिखें, नेक्स्ट हम देखते हैं सिमेट्रिक। इफ ए रिलेट्स टू बी देन बी रिलेट्स टू ए। अगर ए कॉमा बी सेट में है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। देखो, 2 1 इसमें प्रेजेंट है तो 1 2 भी होना चाहिए, 1 2 नहीं है ना, तो क्या है? तो क्या हो गया? नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव क्या कहता है? इफ ए कॉमा बी इज प्रेजेंट एंड बी कॉमा सी इज प्रेजेंट देन ए कॉमा सी भी प्रेजेंट होना चाहिए। अब देखो, हम ये चेक कर सकते हैं, 2 1 है तो इसमें 1 2 प्रेजेंट ही नहीं है, इस वजह से हम ये भी नहीं देखेंगे क्या 2 2 प्रेजेंट है। और इसमें ट्रांजिटिव में डायगनल्स को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं होती, वो तो इजीली आ सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर क्या देखेंगे हम, 2 3, क्या 3 2 प्रेजेंट है? हाँ, 3 2 प्रेजेंट है। तो टू, जब 2 3 प्रेजेंट है और 3 2 भी प्रेजेंट है तो 2 2 भी प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, 2 2 भी प्रेजेंट है। अब 2 4 प्रेजेंट है तो क्या 4 2 प्रेजेंट है? नहीं है। अब 3 1 प्रेजेंट है तो हम देखेंगे क्या 1 3 प्रेजेंट है? 1 3 प्रेजेंट नहीं है तो हम दूसरे भी नहीं देखेंगे कि 3 रिलेट्स टू 3 है या नहीं। इसी तरह हम 3 4 को भी नहीं देखेंगे, तो हम कह सकते हैं आर इज ट्रांजिटिव। एक और ऑप्शन क्या दे रखा है? रिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव। इररिफ्लेक्सिव क्या बोलता है? कि कोई भी सिंगल डायगोनल एलिमेंट भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें 1 1 2 2 और 3 3 प्रेजेंट है। इस वजह से कहेंगे हम रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी, नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर इररिफ्लेक्सिव बट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव तो है ना, देख लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज ए बी सी डी एक सेट दे रखा है ए एंड पाई वन इज द फॉलोइंग पार्टीशन ऑफ ए। अच्छा, उसका पार्टीशन भी दे रखा है, हमें क्या बताना है? लिस्ट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इंड्यूस्ड बाय पाई वन। अच्छा, इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने का
तरीका क्या होता है, अगर हमें पार्टीशंस दे रखे हैं ना, कभी भी क्वेश्चन में हमको पार्टीशंस गिवन है, पार्टीशंस गिवन है अगर, और उससे हमको इक्विवेलेंस निकालने हैं, तो उस एलिमेंट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाओ और उनको यूनियन करो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दे रखा है, एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ए बी सी, और दूसरा एलिमेंट क्या है, डी। क्या करवाओ, ए बी सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाओ, यानी ए बी सी इनका यूनियन होगा डी के कार्टेशियन प्रोडक्ट से। चलो सॉल्व करते हैं, तब समझ में आएगा। आर इज इक्वल्स टू ए बी सी क्रॉस ए बी सी यूनियन डी क्रॉस डी। ये हमारे सारे क्या हो गए, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इंड्यूस्ड बाय पाई वन। नेक्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द अबव इक्विवेलेंस रिलेशन। अच्छा, ये जो हमारे पास रिलेशन आया है, इसका हमें अब ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनेगा, इसको ग्राफ भी बोलते हैं और डायाग्राफ भी बोल सकते हैं। कैसे बनेगा, जो एलिमेंट जिससे रिलेट कर रहे हैं वो बना दो। पहले तो ए बी सी डी। देखो, क्या ए कॉमा ए है, तो ए रिलेट्स टू ए हो जाएगा। ए कॉमा बी है, तो ए रिलेट्स टू बी हो जाएगा। ए कॉमा सी, बी कॉमा बी, बी कॉमा ए, बी कॉमा सी, बी कॉमा सी, सी कॉमा ए, सी कॉमा बी, सी कॉमा सी, डी कॉमा डी। ये हमारा डायग्राफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24। लेट a comma asterisk be a semigroup. Furthermore, for every a and b in a, if a is not equals to b, then a into b is not equals to b into a. शो करने हैं हमें, तीन पार्ट्स दे रखे हैं। जनरली वैसे तो ये क्वेश्चन सब नहीं पूछे जाते, लेकिन इन नियर फ्यूचर आपको ये स्टेटमेंट दे देगा और बोल देगा a इंटू ए किसके इक्वल है। इस वजह से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है कि अगर a इंटू बी इक्वल नहीं है, तब a is not equals to b, then a into b is not equals to b into a। गिवन लिखते हैं पहले, क्या गिवन है हमको, a is not equals to b, then a into b is not equals to b into a। अच्छा, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव वर्जन कौन सा क्या होगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव वर्जन, कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब इसका उल्टा। इसका उल्टा हम ये कह सकते हैं कि अगर a इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए हुआ, देन a b के इक्वल होंगे। ठीक है, इसी तरह हम ये फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर क्या गिवन है, a इंटू ए इज इक्वल्स टू ए। इस क्वेश्चन में, इस वाले पार्ट में, ये हम a मानेंगे और इसको हम b मानेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हमें ये सॉल्व करना है, प्रूव करना है a इंटू ए इज इक्वल्स टू ए। क्या क्वेश्चन में सेमी ग्रुप गिवन है, हाँ सेमी ग्रुप है, तो क्या मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिविटी रूल को फॉलो करती है। ठीक है, सिंस a कॉमा एस्ट्रिक इज सेमी ग्रुप, तो एस्ट्रिक इज एसोसिएटिव, दैट इज a इंटू ए
इज इक्वल्स टू ए इंटू ए इंटू ए। ये क्या है, मैंने क्या करवाया, एक बार ए इंटू बी करवाया और एक बार बी इंटू ए करवाया। ए इंटू बी मतलब ए क्या है हमारा, ए क्रॉस ए, तो ये रहा ए क्रॉस ए। उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करवाई मैंने, बी के साथ। और बी क्रॉस ए क्या है मेरा, बी क्या है ए, ए की मल्टीप्लाई मैंने किसके साथ करवाई, ए क्रॉस ए के साथ। हेंस ये बताओ, क्या ये प्रॉपर्टी, ये दोनों इक्वल हैं, ए क्रॉस ए इज इक्वल्स टू ए क्रॉस ए क्रॉस ए। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, जब ए इंटू बी, ये नॉट इक्वल वाली कॉन्ट्रा पॉजिटिव वर्जन क्या कहता है, ए इंटू बी अगर बी इंटू ए के इक्वल है तो ए इंटू बी इक्वल होंगे। तो ए इंटू बी अगर बी इंटू ए के इक्वल है तो ए इक्वल बी होगा। यहाँ पर ए क्या था, ए क्रॉस ए, और बी क्या था, ए। तो ये प्रूफ हो गया। समझ में आया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या शो करना है, ए इंटू बी इज इक्वल्स टू, सॉरी, इंटू ए इज इक्वल्स टू ए। इसी तरह हम इसको, इस वाले पार्ट को भी ए मानेंगे और इस वाले पार्ट को बी मानेंगे। ठीक है, तो ए इंटू बी कराऊंगा, फिर बी इंटू ए देखेंगे। ए इंटू बी मतलब ए बी ए, ये क्या हो गया, ए इंटू बी, बी मतलब ए। ठीक है, ये किसके इक्वल है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए इंटू बी इंटू ए इंटू ए। ठीक है, और ये किसके इक्वल आया, ए इंटू बी इंटू, मेरे को बताओ ए इंटू ए किसके इक्वल अभी प्रूव करा हमने फर्स्ट पार्ट में, ए इंटू ए इज इक्वल्स टू ए फ्रॉम पार्ट वन। ठीक है, ये करवाया हमने ए इंटू बी। अब करवाएंगे हम बी इंटू ए। बी क्या है यहाँ पर, ए इंटू बी इंटू ए इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल हुआ, देखो, ए क्रॉस ए, ए क्रॉस बी क्रॉस ए। यहाँ पर ए क्रॉस ए किसके इक्वल हुआ, ए के, क्या है, बी क्रॉस ए। क्या ये बी क्रॉस ए और ए इंटू बी इक्वल है, अगर ए इंटू बी और बी इंटू ए इक्वल आ जाते हैं तो हम कह सकते हैं ए इज इक्वल्स टू बी। तो ए क्या था हमारे इस पार्ट में, ए इंटू बी इंटू ए इज इक्वल्स टू ए। हेंस प्रूव्ड। समझ में आया। हमको यही तो प्रूव करना था कि अगर ए इंटू बी बी इंटू ए के इक्वल आ जाए तो हमारा ए बी के इक्वल हो जाएगा। तो इस वजह से पहले हमने क्या करा, यहाँ पर ये ए लिया और ये बी लिया, ए इंटू बी की मल्टीप्लाई कराई और बी इंटू ए की मल्टीप्लाई कराई, दोनों आपस में इक्वल आ गए। इस वजह से कह सकते हैं हम ए और बी इक्वल हैं। देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू ए इंटू सी। ठीक है, अब यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में ए पार्ट क्या रहेगा, ये ए होगा और ये बी होगा, इसको हम ए बोलेंगे, इसको हम बी बोलेंगे। क्या करूँगा, ए और बी की मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस सी, ये किसके इक्वल होगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस सी के, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी के। देखो अभी हमने देखा है कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए यानी सी क्रॉस ए, अभी देखा ना हमने कि यहाँ पर अगर दो एलिमेंट्स सिमिलर हैं और बीच में एक डिफरेंट एलिमेंट है तो क्या जो दो सिमिलर हैं वही आ जाएगा, यानी सी क्रॉस सी से ये सी के इक्वल आ जाएगा फ्रॉम पार्ट सेकंड। समझ में आया। अभी हमने जस्ट प्रूव किया ना, ए क्रॉस बी क्रॉस ए इज इक्वल्स टू ए, तो ए क्रॉस सी इज इक्वल्स टू सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए क्या होगा, ए क्रॉस सी क्रॉस
ए क्रॉस बी क्रॉस सी, जो किसके इक्वल होगा, ए क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, अब ये दोबारा ए क्रॉस सी क्रॉस ए किसके इक्वल होगा, ए के, क्रॉस बी क्रॉस सी, ये भी फ्रॉम पार्ट सेकंड पी ए आर टी। ठीक है, अब जब ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू हो गया बी क्रॉस ए के, देन ए इक्वल्स बी होना चाहिए। यहाँ पर ए क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और बी क्या है, ए क्रॉस सी। ये प्रूव हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन ऑन अ सेट विद n एलिमेंट्स इज। देखो पढ़ा हुआ लग रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर चुके हैं। क्या, डायरेक्ट अगर क्वेश्चन बताऊं तो 2 to the power n स्क्वायर। कैसे, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन हमने देखा था कि किसी एक सेट पे नहीं होते, दो सेट पे होते हैं। तो अगर ए के अंदर n एलिमेंट्स दे रखे हैं तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, n स्क्वायर एलिमेंट्स। और नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस अगर हम निकालते हैं तो वो क्या किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ सबसेट्स के। तो सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं, 2 to the power साइज ऑफ सेट, और यहाँ पर सेट का साइज क्या है, n स्क्वायर। देखना है क्या एग्जाम्पल, चलो देखते हैं कोई एग्जाम्पल। अगर एग्जाम्पल में हमें सेट दे रखा है 1,2, ठीक है, तो इसका ए क्रॉस ए क्या होगा, 1,1, 2,2, 1,2, 2,1। ठीक है, अब बाइनरी रिलेशन देखो, एक बाइनरी रिलेशन एम्प्टी भी हो सकता है। अब एक बाइनरी रिलेशन 1,1 भी हो सकता है, याद आ गया। एक बाइनरी रिलेशन 2,2 भी हो सकता है। बाइनरी रिलेशन 1,1 2,2 भी हो सकता है। मतलब कि ए क्रॉस ए के सारे सबसेट्स बाइनरी रिलेशन होंगे। और नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं, 2 to the power साइज ऑफ सेट, इसमें सेट का साइज क्या होगा, n स्क्वायर। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। मिस्टर एक्स क्लेम्स, अच्छा ये वाले क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं क्लेम्स वाले, लेकिन फिर भी आप एक बार वीडियो पॉज करो और सोचो कि ये स्टेटमेंट क्या कह रही है। मिस्टर एक्स क्लेम्स द फॉलोइंग, इफ अ रिलेशन आर इज बोथ सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव देन आर इज रिफ्लेक्सिव। और ऐसा क्यों, कि अगर x रिलेट्स टू y है, यूजिंग सिमेट्री वी गेट y रिलेट्स टू x, और इसी वजह से हमें x रिलेट्स टू x मिल जाएगा। देखो, फ्रॉम x रिलेट्स टू y यूजिंग सिमेट्री वी गेट y रिलेट्स टू x। नाउ बिकॉज r इज ट्रांजिटिव, तो ये कह रहा है अगर x रिलेट्स टू y है और y रिलेट्स टू x है, तो टुगेदर ये इंप्लाई कर सकते हैं x कॉमा x, तो इस वजह से ये रिफ्लेक्सिव भी होगा। तो देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट सही है या नहीं हमको देख बताना है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू मिस्टर एक्स, कि अगर x रिलेट्स टू y है किसी भी रिलेशन में, तो y रिलेट्स टू x है, बिकॉज ऑफ सिमेट्रिसिटी। ठीक है, नाउ बिकॉज r इज ट्रांजिटिव, अब r भी ट्रांजिटिव है, तो x रिलेट्स टू y और y रिलेट्स टू x होगा, और इसी वजह से x रिलेट्स टू x होगा। देखो, x रिलेट्स टू y इज इन रिलेशन, देन y रिलेट्स टू x भी रिलेशन में होगा। ये किस वजह से, सिमेट्रिसिटी की वजह से बोल दी। ठीक है, अब बिकॉज r अगर ट्रांजिटिव है, तो अगर r ट्रांजिटिव है तो इन्होंने बोला अगर x रिलेट्स टू y कर रहा है और वो ट्रांजिटिव है, x रिलेट्स टू y है और हमारे पास y रिलेट्स टू x भी है, और ये ट्रांजिटिव है, तो हम कह सकते हैं कि r x रिलेट्स टू x है। तो ये बताना है ऐसा नहीं है, ये फ्लॉ निकल गया इसके अंदर। मिस्टर एक्स बोल रहे हैं ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये तब है, ट्रांजिटिव क्या बोलता है, ट्रांजिटिव कहता है कि अगर x रिलेट्स टू y है, बोलता है इफ, देन इम्प्लाइज, ये इम्प्लाई करता है r रिलेट्स टू y। अगर यही नहीं हुआ तो हम इसको देखेंगे क्या, और इसको नहीं देखेंगे तो हम x रिलेट्स टू x कर पाएंगे क्या, तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं होगा। तो समझे।
अच्छा, हम कोई ऐसा एग्जांपल दे सकते हैं क्या? मैं पहले भी बताया है, एक एग्जांपल ऐसा है जो कि है फाई। ये क्या है? फाई एक ऐसा रिलेशन है जो कि सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। इसको याद कर लो अब कि फाई एक ऐसा रिलेशन है जो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों होता है, लेकिन फाई रिफ्लेक्सिव नहीं होता, बट नॉट रिफ्लेक्सिव। फाई रिफ्लेक्सिव नहीं होता। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? गिव एन एग्जांपल ऑफ रिलेशन आर विच इज सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। अभी अभी हमने एग्जांपल दिया ये फाई, जो सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होता। अच्छा, एक और एग्जांपल देखना है तो सपोज करो एक रिलेशन है 2,2, 2,1, 1,2 और सेट है ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 3। तो क्या ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक है, देखो 1,2 प्रेजेंट है, 2,1 प्रेजेंट है, तो 1,2 भी प्रेजेंट है। क्या ये ट्रांजिटिव है? अगर 2,1 प्रेजेंट है और 1,2 प्रेजेंट है तो 2,2 भी प्रेजेंट है, ठीक है। लेकिन क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं, क्योंकि इसके अंदर सारे डायगोनल एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है। समझ में आई इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग? नेक्स्ट क्वेश्चन 27। A relation R is defined on a set of integer x relates to y if and only if x plus y is even। देखो अब तक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कभी भी अगर ऐसे लिखा है a relation R is defined on set of integers as x relates to y, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? ये कह रहा है x रिलेट करेगा y से तभी अगर x प्लस वाई इवन होगा। तो सबसे पहले इवन की प्रॉपर्टी देखते हैं कि x प्लस वाई इज इवन इफ एंड ओनली इफ। देखो, कभी भी इवन सम तभी होगा जब क्या तो बोथ x एंड y इवन हो, या फिर बोथ x एंड y ऑड हो, तभी इवन आ सकता है। मतलब कि इवन प्लस इवन इज इक्वल्स टू इवन, इवन प्लस इवन इज इक्वल्स टू इवन, ऑड प्लस ऑड इज इक्वल्स टू इवन। कभी भी इवन प्लस ऑड करोगे तो इवन नहीं आएगा। आगे क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। मतलब हमें इक्विलेंस बताना है और इक्विलेंस क्लास बतानी है कि इक्विलेंस है या नहीं। अब इक्विलेंस देखने के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ता है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव, तीन प्रॉपर्टी होती है इक्विलेंस की, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक। तो हम एक बाय वन करके देखते हैं। देखो, रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है? x रिलेट्स टू x, यानी जब हमारा कोई भी एलिमेंट x है और वो इवन है, तो मैं x प्लस वाई करता हूँ, अगर x प्लस एक्स करता हूँ तो 2x होगा, और ये 2x भी तो इवन ही होगा, यानी इवन प्लस इवन इवन आ गया। तो हमारा ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। सेकंड इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या बोलते हैं कि अगर a रिलेट्स टू b है तो b रिलेट्स टू a होना चाहिए। मतलब कि अगर a प्लस बी इवन है देन b प्लस a भी इवन होना चाहिए। ये तो साफ सीधी बात है। अगर ये a प्लस बी, अगर मेरा a इवन है तो इसको इवन होने के लिए ये भी इवन होना चाहिए, b भी। और अगर b इवन है तो इसको इवन होने के लिए a भी इवन होना चाहिए। इस वजह से सिमेट्रिक भी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। थर्ड क्या देखते हैं हम? ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी पता है हमें, x रिलेट्स टू y देन एंड y रिलेट्स टू z देन x रिलेट्स टू z होना चाहिए। ठीक है। अब देखो, जब a प्लस बी इवन आ रहा है और b प्लस ए, सॉरी, b प्लस सी भी इवन है, तो क्या a प्लस सी भी इवन होगा? देखो, अगर मैंने ये ऑड लिया तो इसको इवन होने के लिए ये ऑड होना चाहिए। अगर b ऑड है तो इसको इवन होने के लिए c भी ऑड होना चाहिए। तो ऑड प्लस ऑड इवन हो गया, तो हम कह सकते हैं ट्रांजिटिव भी होल्ड कर रही है। तो जब रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, तो आर रिलेशन इक्विलेंस हुआ, तो हम कहेंगे यस। लास्ट में क्या लिखेंगे? आर इज एन
इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब इसमें पूछिए इक्विवेलेंस क्लास भी। ठीक है, अब इसके अंदर ये इक्विवेलेंस रिलेशन सेट ऑफ इंटीजर्स को दो इक्विवेलेंस क्लासेस में बांट रहा है। कौन सी दो इक्विवेलेंस क्लासेस? देखो अभी हमने देखी कोई भी ऑड नंबर्स हो, एनी ऑड नंबर्स। ठीक है, और हमने देखी कोई भी इवन नंबर हो, एनी इवन नंबर्स। ये दो क्लास में इक्विवेलेंस रिलेशन हमारा डिवाइड हो चुका है। एग्जाम्पल देखना है, एग्जाम्पल कुछ भी नहीं है। एक क्लास हमारी बनेगी क्लास जीरो। ठीक है, इसमें क्या डाल दो, -4 -2 0 +2 एक्सेट्रा। एक क्लास बनेगी हमारी क्लास वन, जिसमें आएंगे ऑड नंबर्स लाइक -5 -3 -1 एक्सेट्रा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट पी एस डिनोट्स द पावर सेट ऑफ सेट एस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, हम ज़्यादा कोई बड़ी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है, जब भी हमने पावर सेट के बारे में पढ़ा था तो हमने एक चीज़ याद करी थी कि फाई फाई ऑलवेज प्रेजेंट इन पावर सेट ऑफ अ सेट। मतलब कि कोई भी पावर सेट हो, फाई उसमें प्रेजेंट होता ही होता है। तो अगर हमारे पास एक पावर सेट है एस और एक पावर सेट है ऑफ पावर सेट एस, तो क्या फाई इसमें भी होगा? हाँ। और फाई इस वाली पावर सेट में भी होगा? हाँ। तो इन दोनों में कॉमन क्या आता है हमेशा? फाई। तो देखो ऑप्शन बी इज करेक्ट। पावर सेट ऑफ एस इंटरसेक्शन, इसमें से दोनों पावर सेट में हमेशा क्या कॉमन रहता है? फाई। तो इसमें भी फाई होगा, इसके अंदर भी फाई होगा, और इन दोनों का कॉमन भी फाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29। अभी अभी हमने जस्ट 27 क्वेश्चन में देखा है कि अगर आर वन ए कॉमा बी हमारे पास एक रिलेशन है जो ए प्लस बी होने पे इवन देता है, तो वो इक्विवेलेंस होता है। जस्ट प्रूव इन 27, तो आर वन हमारा इक्विवेलेंस है। इसको अभी हम यहाँ पर प्रूव नहीं करेंगे, इक्विवेलेंस है। जस्ट प्रूव्ड इन क्वेश्चन 27, अभी तभी देखा है हमने। अब बढ़ते हैं आर टू की तरफ। आर टू क्या कह रहा है? ए कॉमा बी इफ एंड ओनली इफ ए प्लस बी इज ऑड। अभी हमने 27 में क्या देखा था? ए प्लस बी इज इवन होना चाहिए। यह कह रहा है ए प्लस बी अगर ऑड है तो सेट ऑफ इंटीजर्स को हम इस रिलेशन को क्या बोलेंगे? ये रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस हो जाएगा अगर हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। तो सबसे पहले इक्विवेलेंस होने के लिए हम रिफ्लेक्सिव देखते हैं ना। रिफ्लेक्सिव देखो, हमें पता चल गया होगा जब दोनों को प्लस करके ये इवन आता है तो ऑड तो आ ही नहीं सकता। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या बोलता है? ए रिलेट्स टू ए होना चाहिए। तो मेरे को ए प्लस ए करना चाहिए ना रिफ्लेक्सिव देखने के लिए। ए प्लस ए क्या हो गया? 2a। अब ये तो मल्टीपल ऑफ 2 हो गया ना, तो ये ऑड होगा? नहीं, ये ऑड नहीं होगा, ये इवन होगा। तो आर टू तो फेल हो गया इक्विवेलेंस होने से, क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव ही नहीं है। नॉट रिफ्लेक्सिव। समझ नहीं आया? रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या हमें ये प्रॉपर्टी देखनी पड़ती है? ए रिलेट्स टू ए होना चाहिए। यानी ये वाला एलिमेंट क्या हो गया यहाँ पर? यहाँ ये आएगा ए प्लस बी, बी यहाँ पर भी ए ही है, तो ए प्लस ए कितना होता है? 2a। ये मल्टीपल ऑफ 2 है, यानी हमेशा ही इवन होगा, ऑड नहीं होगा। देखते हैं आर थ्री। आर थ्री में भी सबसे पहले क्या देखेंगे? रिफ्लेक्सिव। क्या कह रहा है? आर थ्री ए कॉमा बी इफ एंड ओनली इफ ए इंटू बी इज जीरो ओवर द सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर्स। मतलब हमारे पास क्या है? सेट ऑफ रेशनल नंबर्स है, रेशनल नंबर है, लेकिन उसमें एक्सक्लूडिंग जीरो, जीरो नहीं है, नॉन जीरो, सारे रेशनल नंबर्स नॉन जीरो है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी देखते हैं। फर्स्ट पार्ट, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है? ए रिलेट्स टू ए होना चाहिए, यानी इसमें मल्टीप्लाई है, ए की मल्टीप्लाई ए से करूंगा, वो जीरो से बड़ा होना चाहिए। जब सारे ही रेशनल नंबर नॉन जीरो हैं तो ये भी नॉन जीरो होगा और ये भी नॉन जीरो होगा। जब भी मैं अगर इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही होगा। अगर मेरे पास रेशनल नंबर चाहिए नेगेटिव में हो, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, चाहिए पॉजिटिव हो तो भी ये पॉजिटिव ही होगा। सपोज करो मेरे पास रेशनल नंबर है -5, तो -5 की -5 से मल्टीप्लाई करूंगा, +25 हो जाएगा, जो कि ग्रेटर देन जीरो होगा। अगर मेरे पास रेशनल नंबर कोई पॉजिटिव है 5, तो वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। तो ये रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट देखते हैं हम ट्रांजिटिव, सॉरी सिमेट्रिक। देखो, अगर a इंटू बी ग्रेटर देन जीरो है, देन ये तो
ए इंटू बी इंटू ए भी जीरो से बड़ा होगा, सिमेट्रिसिटी भी अलाउ कर रही है। थर्ड वन इज ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव क्या कह रहा है, अगर a इंटू बी इज ग्रेटर देन जीरो है और b इंटू सी इज ग्रेटर देन जीरो है, तो हमारा हम बोल सकते हैं डायरेक्टली a इंटू सी भी ग्रेटर देन जीरो होगा ही होगा। ठीक है, इसमें कोई समझाने की जरूरत नहीं है। तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया। यहाँ से पता चल गया हमें R3 इज इक्वी वैलेंस रिलेशन। नेक्स्ट है रिलेशन R4। देखो देखते रहो, R1 हो गया, R2 थर्ड हो गया, R3 अब आता है R4। a comma b if and only if mod of a minus b is less than equal to 2 over the set of natural number। ठीक है, देखते हैं R4 क्या कह रहा है। R4 mod of a minus b is less than equals to over the set of natural numbers। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, रिफ्लेक्सिविटी। देखो, अगर कोई नंबर मैंने एक नंबर लिया 2, ठीक है, तो क्या 2 माइनस 2 का मॉड इज लेस देन इक्वल्स टू 2 नहीं होगा, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 है। ये हो गया मेरा रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब मैं देखता हूँ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मैंने एग्जांपल लिया 2 माइनस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, देन 1 माइनस 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2। 2 माइनस 1 क्या हो गया, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2। देन ये क्या हो गया, -1 और मॉड से बाहर आके ये हो गया +1। इस वजह से हम कहेंगे सिमेट्रिसिटी भी फॉलो हो रही है। नेक्स्ट है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिव देखो, अगर मैंने एक एग्जांपल लिया 1 माइनस 3, ये लेस देन इक्वल्स टू 2 है। एक मैंने एग्जांपल लिया 3 माइनस 5, ये लेस देन इक्वल्स टू 2 है। बट क्या 1 माइनस 5 लेस देन इक्वल्स टू 2 है? A रिलेट्स टू B एंड B रिलेट्स टू C, क्या A रिलेट्स टू C हो पा रहा है? ये कितना आएगा 4 लेस देन इक्वल्स टू 2, ऐसा नहीं है। तो ये कहेंगे हम नॉट ट्रांजिटिव। तो R4 इज नॉट इक्विवेलेंस। R4 इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। कौन कौन से इक्विवेलेंस हुए, R3 R2 इक्विवेलेंस है, और R2 R3 R2 R4 आर नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दे रखी हैं S1 और S2। देयर एग्जिस्ट एन इनफिनाइट सेट्स A B C सच दैट A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज फाइनाइट। क्या ये ट्रू हो सकता है? हमसे ऑप्शंस में पूछा है कौन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेटमेंट 1 को देखेंगे। क्या कभी ऐसा हो सकता है, मतलब तीन सेट दे रखे हैं ए बी सी और उनका इंटरसेक्शन, जो कि तीनों सेट इनफाइनाइट है और उनका इंटरसेक्शन फाइनाइट हो सकता है? तो सबसे पहले हम लेंगे सेट ए। एक सेट लिया हमने जो कि है सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स, ये इनफाइनाइट सेट है। एक सेट लिया मैंने बी, जिसको मैंने बोला सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स, ये भी इनफाइनाइट सेट है। एक मैंने सेट लिया सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये कभी फाइनाइट हो सकता है या नहीं? ए बी इंटरसेक्शन सी, बताओ क्या कॉमन आता है सेट ऑफ इवन इंटीजर्स और सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स से? कुछ भी नहीं। तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, 5। और ए, यहाँ से क्या पता चला हमें, ए इंटरसेक्शन 5 क्या होता है, 5 के इक्वल होता है, विच इज फाइनाइट। तो देखो, दो इनफाइनाइट सेट्स का इंटरसेक्शन 5 आता है, यानी कभी हमने इनफाइनाइट सेट्स का इंटरसेक्शन कर लिया तो वो फाइनाइट दे सकता है। इस वजह से S1 इज करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं।
S2, देयर एग्जिस्ट टू इरेशनल नंबर x एंड y सच दैट x प्लस वाई इज रेशनल। वैसे तो इसमें बोला है दो इरेशनल नंबर्स का सम, दो इरेशनल नंबर्स का सम रेशनल हो सकता है क्या? ठीक है, हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक रेशनल नंबर है मेरे पास a, जिसको मैंने बोला 1 + √2। एक मेरे पास इरेशनल नंबर है 1 - √2। अगर मैं a प्लस बी करता हूँ तो क्या आ गया? 1 + √2 प्लस 1 - √2। मेरे पास क्या आया? ये 2 आया, और 2 रेशनल नंबर है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन टिक करें फिर? बोथ S1 एंड S2 आर करेक्ट।